टंडन जी को मैं बहुत मतलब काफ़ी पहले से जानता हूँ। 20 साल पहले जब मैं CNBC TV 18 में था तब से मेरी उनसे बात होती थी। और क्वांट्स, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि 2020 के बाद से अक्रॉस इक्विटी स्कीम्स एक म्यूचुअल फंड जिसने हर स्कीम में आउट परफॉर्म किया है वो है क्वांट। क्वांट का आप स्मॉल कैप फंड ले लें, टैक्स प्लान फंड ले लें, क्वांट फोकस फंड ले लें, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, लगातार ये या तो नंबर 1 रहे हैं या फिर टॉप 3 कैटेगरीज में रहे हैं। टंडन साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इतनी आउट परफॉर्मेंस का रीजन क्या है और क्या ये यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी? इस समय मार्केट को आप किस तरीके से प्ले कर रहे हैं? देखिए अनुज, आप जैसा जानते हो कि हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक हाउस है, एक डेटा ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल बोलते हैं। उस पर पूरा बिल्ड करते हैं। तो आइडिया सिंपल सा है कि हम अपना ह्यूमन बाइसेस को कैसे हटाएं। ठीक है, और हमारे पास, सबके पास बहुत ज्यादा बाइसेस होते हैं, और बाइसेस जब आते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम, जैसे मैं, आप भी 20 साल से बाजार में हो या 30 साल से हम लोग बाजार में हैं इस समय, तो हमने एक चीज देखी है कि लेना बहुत लोगों को आता है, बेचना बहुत मुश्किल काम होता है। वहां इमोशन इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि ये सेक्टर अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें तो पैसा बना है, ये ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, तो वो तरह के बाइसेस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोगों ने अपना एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बिल्ड किया, जिसको हम लोग VLRT फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसमें आइडिया वही है कि हमको कैसे मार्केट में रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, और जो हमारा जो प्राइस पॉइंट है, जैसे वैल्यूएशन एनालिटिक्स की हम बात करें, तो प्राइस पे डिपेंडेंट हमारे सारे वैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं। उस बाइसेस को, जो प्राइस का डिपेंडेंट बाइसेस है, उसको कैसे हटाएं। इसलिए हम लोग अपने मॉडल्स में VLRT फ्रेमवर्क में 2/3 वेटेज मैक्रो को देते हैं, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक नहीं होते हैं। उसमें हम वैल्यूएशन एनालिटिक्स को 1/3 वेटेज देते हैं, और रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी एनालिटिक्स, जो मेरे मैक्रो और डेटा है, उसको हम 2/3 वेटेज देते हैं, तो 1/3 ईच होता है। तो उससे थोड़ा क्या होता है कि जो स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अनबायस्ड होता है, प्राइस पे इतना स्क्यूड नहीं होता है। तो उससे एक हम अच्छा बैलेंसिंग अप्रोच कर पाते हैं, और हम अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बहुत डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हम उस तरह से उसको डील करते हैं। क्योंकि हम लोग, देखिए, दुनिया में हम लोग बात जरूर करते हैं कि वर्ल्ड बहुत डायनेमिक हो गया है, बट हमारा जो स्टाइल है मनी मैनेजमेंट का, वो स्टैटिक है। हम एक ही चीज पे बात करते हैं, जिसको लोग फंडामेंटल बोलते हैं, हम लोग उसको वैल्यूएशन एनालिटिक्स बोलते हैं, कि सिर्फ वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस, कोई भी मार्केट को कोई भी चीज इफेक्ट करती है, वो हमको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए हम लोग मल्टीपल डेटा पॉइंट देखते हैं, मैक्रो हाउस की तरह देखते हैं, एक एनवायरनमेंट को समझते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। जैसे हम लोग 2017 में हमने जब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एप्लीकेशन डाली थी लेने के लिए एस्कॉर्ट, तो हमने सोचा था कि अगला 5 साल 10 साल कैसा होगा। तो हमने एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक मॉडल से हमने एक फोरकास्ट किया था कि 2018 से 2023 तक, 2018 टिल 2023 एक वॉलिटी एक्सपेंशन फेज है। इसका मतलब है कि वॉलिटी जो पूरे ग्लोबल एसेट क्लास की, वो एलिवेटेड रहने वाली है। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, तो उसमें आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा। और वही हुआ। अगर आप देखिए 2018 में किस तरह से वॉलिटी बढ़ी, और आज भी वॉलेटाइल मार्केट है। तो हम उस चीज को चेंज करते हैं। हम एक अडेप्टिव एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो बहुत डायनेमिकली रीबैलेंस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाते हैं। वही एक हमारा एक थीसिस है, जिससे हमको लास्ट कई सालों में, जैसे हमने 2 सितंबर 2019 से हमने ये VLRT फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया, तो वहां से अब बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है हमको। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, देखिए, मैं 2-3 एक एग्जांपल बताता हूँ। एक तो पहली बार जो टंडन जी ने कही, ये एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड इन्होंने लिया था तब 200 करोड़ का AUM था। आज शायद 5000 करोड़ से ऊपर का AUM क्वांट के पास है। सॉरी, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं अनुज, 15,000 करोड़ के आसपास AUM हो गया, 5,000 नहीं है। नहीं, मैं, अच्छा, 15,000 करोड़ हो गया। 200 करोड़ से स्टार्ट किया था आपने, और 15,000 करोड़ का AUM इस समय हो गया। और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ इनके जो फंड्स है जिन्होंने अल्फा जनरेट किया है। जो उनका क्वांट एक्टिव फंड है, इसने सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया। मैं इसमें एक चीज देख रहा था टंडन जी, जो आपका क्वांट एक्टिव फंड है, इसमें कोई भी स्टॉक, आपकी जो टॉप 5 और 6 होल्डिंग्स हैं, वो
इतना जबरदस्त टर्न है, हर 6-6 महीने में जबरदस्त टर्न है इसमें, तो आप वो उस थ्योरी से कंप्लीटली डिविएट करते हैं जिसमें बाय राइट एंड मतलब एक बाय करके आप लेके बैठ जाएं, उस थ्योरी को नहीं मानते हैं आप? आपके हिसाब से थ्योरी वो थ्योरी ही गलत है, क्योंकि देखिए हम लोगों को क्या सिखाया गया, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है इक्विटी ऐसे एसेट क्लास लॉन्ग टर्म है, स्टॉक और सेक्टर लॉन्ग टर्म नहीं होते। ओके, तो हम एक एसेट क्लास को लॉन्ग टर्म, यस इक्विटी अगर हमें एसेट क्लास को प्ले करना है तो लॉन्ग टर्म बहुत पैसा देता है, बट अगर हम एक स्टॉक्स पे यही व्यू ले ले कि ये स्टॉक और ये सेक्टर लॉन्ग टर्म हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म दिखता है, वैसे उस तरह का थीसिस नहीं है। हम तो डेटा डिपेंडेंट लोग हैं, डेटा चेंज हो जाता है तो हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर लेते हैं। दूसरा जो आपने एक पॉइंट उठाया ये चर्न का, ये भी हमको एक गलत चीज सिखाई गई है लाइफ में कि चर्न खराब है, चर्न नहीं करना चाहिए, चर्न में क्लैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम तो अगर हम एनवायरनमेंट ही वॉलेटाइल है जो आपको दिखता है और हमको समझ में आता है, हमारे थीसिस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की थीसिस में है कि दिखता है, अगर इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में मैं राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन नहीं करूंगा रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो फिर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, फिर आपका आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। ये हम लोगों का एक एक थॉट प्रोसेस है, जो जिस तरह से ग्लोबल मार्केट इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से सब चीजें इंटरलिंक हो जाती हैं, सेंटिमेंट्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड, तो आप वो सब डेटा को हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग हमारा एक अच्छा कोर बिलीफ है, फंडामेंटल आत्मा, लिक्विडिटी द प्राडा एंड सेंटिमेंट्स द माया। तो माया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और बिहेवियर तीनों एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और उनको 1/3 वेटेज देते हैं पोर्टफोलियो में। तो जो बाइसेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो इससे फिल्टर आउट हो जाती, इसलिए रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता हूं, ओके, तो उसमें कुछ खराब नहीं है। ओके, अब आप हमारा आउट परफॉर्मेंस के अलावा मैं तो बोलता हूं कि आप हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखिए, हमारे शार्पे रेशियो या सॉर्टिनो या डाउनसाइड प्रोटेक्शन या अल्फा जेंसन अल्फा देखिए, आप कोई भी स्टैटिकल मेजर देखिए कि हमने क्या रिस्क लिया और क्या रिटर्न कमाया। तो जो आउट परफॉर्मेंस हमारी स्कीम में दिया वो तो अच्छा है, बट हम लोगों को सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन है वो ये कि हमने बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंडस्ट्री को जनरेट किया। तो ये जो थीसिस है कि हमारे फंड्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, हम लोग चेंज करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, क्लैरिटी नहीं है, हम लोग एकदम क्लैरिटी है। हम लोग बहुत प्रोसेस वाले लोग हैं, प्रोसेस के थ्रू बिल्ड करते हैं, और उसमें प्रोसेस में अगर डेटा चेंज होता है तो हम अपने पोर्टफोलियो को भी चेंज करते हैं, वही हमको हेल्प कर रहा है आउट परफॉर्मेंस में। ओके संदीप जी, अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त और थोड़ा सा वो अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहते हैं, स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं, मैं एक दो बार आपके पहले व्यूज़ को पढ़ रहा था, लास्ट वीक में आपके व्यू को पढ़ रहा था। आपने चाइना +1, यूरोप +1, जापान +1 स्पेशल डेडिकेटेड आपका व्यू था मैन्युफैक्चरिंग पर। आप बहुत बुलिश लग रहे थे। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है सर इस वक्त, और एज ए इन्वेस्टर इस पे कब तक कमिटेड रहना चाहिए? आपको क्या लगता है इस स्पेस में? देखिए, मैं आपको एक लार्जर पिक्चर पहले देता हूँ, फिर इस सेक्टर पे आता हूँ कि जैसे हम लोगों ने काफी टाइम से बोला है कि 2020 से 2030 का जो फेस होगा, ये जो डिकेड है वो इमर्जिंग मार्केट का है, ओके, वर्सेस डेवलप मार्केट। विद इन इमर्जिंग मार्केट, एशिया सेंट्रिक इमर्जिंग मार्केट, एंड विद इन एशिया सेंट्रिक ऑब्वियसली इंडिया बड़ा बेनिफिशियरी। तो एक बड़ा पिक्चर है कि वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे। वैल्यू की जो थीसिस थी वो बॉटम आउट हो गई सितंबर 2021 में, ग्रोथ पीक आउट हो गया। तो ये जो पूरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल्स, वेरियस नाम से लोग इसको बात करते हैं, हम लोग उसको एक लार्जर थीसिस में देखें कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, क्योंकि जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली बिल्ड हो रहा है और जिस तरह का आपने भी फूड इन्फ्लेशन देखा, अभी नेक्स्ट जो क्राइसिस दुनिया के जो आती हुई दिख रही है वो वेज इन्फ्लेशन है। तो ये वेज इन्फ्लेशन होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा, तो आपकी वायबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की ये सब कंट्रीज में खत्म हो रही है। ओके, चाइना +1 हमको कोविड के कारण बेनिफिट मिला। यूरोप में जो एनर्जी का रिएक्शन है उसमें हम तो जर्मनी +1 बोलते हैं बिकॉज सबसे बड़ा मार्केट है, या फ्रांस +1 बोले, तो वो एक हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरी तीसरी चीज मैंने आपको बोला इसे कि आपने बराबर सुना है कि हम लोग जापान +1 की भी बात करते हैं कि यार देखिए, येन जब डिप्रिशिएट होता है तो लोगों को अच्छा लगता है मार्केट बढ़ रहा है, एक फिनोमेना है क्योंकि जापान एक्सपोर्ट सेंट्रिक कंट्री है। पर जब करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और एक्स्ट्रॉर्डनरी वीकनेस जो ऑफ लेट दिखाया, अगर वो फिर एक सिचुएशन आती है कि वो ब्रेक डाउन आ जाता है, वो सिचुएशन में वायबिलिटी उस कंट्री का खत्म हो जाता है। ओके, डेमोग्राफिक्स भी जापान के अनफेवर में है, करेंसी भी अगर कोलैप्स हो गई तो आपको एक जो
जितनी जैसे जापानीज कंपनीज हैं उस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया में, तो इंडिया में जैसे लोग बात करते हैं भारत निर्भर आत्मनिर्भर, मैं तो एक स्टेप आगे आके बोलता हूँ कि भारत निर्भर सिचुएशन बिल्ड होने वाली है ग्लोबली, प्रोवाइडेड हम ये साइकिल ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे जो इंडस्ट्रियल्स लोग हैं और उसको एक अच्छे से प्ले करें। अगर हम नेक्स्ट 8-10 साल की साइकिल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं अपने फेवर में मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया का तो लीडरशिप स्टेटस होगा बहुत जगह। तो वो बैकग्राउंड में, और जब कोई चीज चेंज होती है अर्ली स्टेजेस पे, तो आपको बड़ा पैसा बनता है। जैसे आप कैपिटल गुड्स की बात करें, अभी कैपिटल गुड्स तो 1 साल ही चेंज हुआ है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई लीनियर मूव्स आएंगे कि हमने यहाँ से 10 साल का कॉल ले लिया तो 10 साल रखेंगे ही नहीं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट टाइम पे सेक्टर स्विचिंग करेंगे। उस तरह का तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहने वाला है, नहीं करेंगे तो फिर अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैं देख रहा था बहुत इंटरेस्टिंग, आप आई डोंट नो, आप मतलब ये एक स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड जो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल, जो ये सॉरी आप क्वांट म्यूचुअल फंड ने ली थी, वो एस्कॉर्ट्स में थी। जब वो ओपन ऑफर आया था तो 1600 रुपये पे आपने काफ़ी लार्ज क्वांटिटी उठाई थी उसकी स्टॉक की। और तो ये स्पेशल सिचुएशंस जो होती हैं टंडन जी, इसमें आप स्टॉक एग्नोस्टिक होते हैं या फिर ये एक वेल रिसर्च कॉल होती है कि स्टॉक पर भी आपका व्यू होता है, उसके ऊपर आप एक कॉल लेते हैं, या फिर ये एक स्पेशल सिचुएशन है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको आप लैच ऑन करते हैं? नहीं, स्पेशल सिचुएशन में भी कॉल तो होता है, रिसर्च ड्रिवन, डेटा ड्रिवन तो होता है। आइसोलेशन में कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो का थीसिस है वही एक ट्रेजरी स्टाइल होता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पेशल सिचुएशन, कैश कॉल, हेज कॉल सब तरह लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने स्पॉट्स की बात करी, तो यस वो एक हमारे पास स्पॉट्स था, हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, हमने पार्टिसिपेट किया और ओपन ऑफर से पहले हमने पूरा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, क्योंकि हमको टाइमलाइन में वो बेनिफिट मिल गया था। तो उसके लिए ओपन ऑफर का वेट करें और फिर बुक करें, उसका मतलब नहीं बन रहा। तो हमने बहुत अर्ली स्टेज पे उसको कैपिटलाइज कर लिया और ओपन ऑफर के बाद वो स्टॉक वापस गिरा, 1400 पे आ गया था, 1600 के नीचे गया। हमने काफी जगह मिड कैप वगैरह में हमारे टॉप होल्डिंग आता है स्क्वाड्स आज भी, तो हमने रीबिल्ड किया, तो वो पोजीशन हमने बेच दी थी और वापस नीचे लेवल पे रीबिल्ड कर ली। तो उस समय वो स्पेशल सिचुएशन जरूर थी, बट कुछ डेटा पॉइंट्स भी थे। आज की तारीख में वो स्पेशल सिचुएशन ट्रेड नहीं है, वो एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टिंग का लॉन्ग टर्म कॉल है। समझ गया। अच्छा, आपने बात की कि कई लोगों के बायसेस हो जाते हैं, आपका इशारा कहीं वो अदानी की तरफ तो नहीं था, क्योंकि उसमें भी आपने अच्छा खासा पैसा बनाया था मेरे ख्याल से? नहीं, हमारा देखिए, हमने लाइफ में एक चीज, ये जो हमने वीएलआरटी फ्रेमवर्क बिल्ड किया अनुजना, हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक्स के बाद बिल्ड किया, ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट अराइव्ड, हाँ, ओके। हाँ। किस तरह से हमने मिस्टेक्स करी, और मिस्टेक्स मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में करी और उसके लिए काफी पूंजी भी गवाई है, ओके। और आज हम पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमको पे करता है कि हमने क्या क्या गलती करी थी। ये जो पूरा मॉडल, ये सिस्टम बेस हम लोग चीजें कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग वीएलआरटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट टाइमिंग को बेटर करते हैं या रिस्क को मिटिगेट करते हैं, तो उसकी पूरी थीसिस पे रहता है। और हमारा कोई भी स्टॉक में ऐसा लाइफ लॉन्ग व्यू नहीं होता है कि बाय होल्ड एंड लॉन्ग टर्म रह गया। नहीं, हमें अपॉर्चुनिस्ट है, हम लोगों को डेटा पॉइंट चेंज होते हैं तो हम लोग सेक्टर रोटेशन भी करते हैं, स्टॉक स्विच भी करते हैं। तो हमारा, देखिए, ह्यूमन बीइंग है तो बाइसेस कभी जाने वाले नहीं है। मैं भी 30 साल से अगर बाजार में हूं तो कुछ ना कुछ बाइसेस तो मेरे भी हैं और बहुत ज्यादा है, ओके। लेकिन एज अ टीम हम लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं तो बाइसेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी टीम में भी काफी यंग लोग काम करते हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है बाइसेस बिल्ड करने के लिए, तो वो एक हमको हेल्प करता है। तो उनका अपना मैथमेटिकल और एनालिटिकल माइंडसेट होता है, तो बाइसेस नहीं आते। तो हम लोग तो पूरा नंबर सेंट्रिक कंपनी है, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स पे बिल्ड करते हैं सब कुछ। तो डेटा ड्रिवन है, कोई भी सेक्टर या स्टॉक लिया, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, बट अगर कोई भी चीज हम लोग लेता है वो डेटा पे लेते हैं और डेटा के हिसाब से ही एग्जिट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो 5-10 साल के लिए कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाता है। कि चलिए टंडन जी, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि एक मैं आपके साथ शो करूँगा थोड़ा, जिसमें टाइम हमको थोड़ा ज़्यादा मिले। आज थोड़ी सी लाइव मार्केट है तो थोड़ा समय हमारे पास कम है, लेकिन एक शो करेंगे जिसमें थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद अनुज। चलिए, ये थे क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ, जैसा मैंने कहा काफ़ी आउट परफॉर्म किया इन्होंने मार्केट को और अपना एयूएम ज़बरदस्त बढ़ाया है। चलिए अब चलते हैं नीरज जी के पास, और वीक मार्केट छोड़ रहा हूँ नीरज जी आपके लिए, और शायद आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा सकें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। हम लोग सुबह बातचीत कर ही रहे थे कि क्रूड नरम है, फिर भी मार्केट हमारा खुश नहीं हो रहा है। तो क्रूड क्यों नरम है, शायद उस बात को ज़्यादा वो
तवज्जो दे रहा है। करेंसी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रही है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ इसमें देख रहा है, मिड कैप में उतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है जितनी बड़े दिग्गजों में है। तो देखते हैं शाम तक दोपहर तक किस तरीके का रुझान बनता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि बहुत सारे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।